हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक नया चैप्टर हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में बात करी थी कि हम लोग स्टार्टअप करेंगे नए चैप्टर। लेट हो चुके हैं हम लोग। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 फॉर बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पोर्शन पर आ जाते हैं कि होता क्या है ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है पहले तो यही पता हो। ठीक है, मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता करनी है कि मैनेजर का काम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो टारगेट अचीव करती है या वो गोल जो अचीव करती है, वो कभी भी बाय चांस नहीं होता। ध्यान रखिए, कभी भी बाय चांस नहीं होता, बट एक प्रोसेस, एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है उसके पीछे। उस हम प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब कोई भी एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हम अगर रिलायंस को देख लें या कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, यार ये कितना लकी है ना, ये इतना अमीर है ना, ये तो लक बाय चांस चलता है। ऐसा कभी नहीं होता। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पीछे जो हाथ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। बहुत बड़ा हाथ होता है ये, ठीक है, जिसका नाम होता है मैनेजमेंट। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टारगेट अचीव कभी नहीं कर सकती, पीछे जो हाथ होता है उसका नाम होता है मैनेजमेंट। जैसे कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट के हाथ बहुत बड़े होते हैं। राइट। अब जैसे जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं, अब डिसीजंस क्या क्या लेते हैं कि कौन क्या करेगा, ठीक है, कौन कब क्या करेगा, व्हेन दे विल डू इट, ठीक है, कब करेंगे वो काम, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज दे विल बी यूजिंग। अब रिसोर्सेज से यहाँ पे जो बात आती है, वो रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। ठीक है, कि जो जितने भी रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, जो लोग भी काम करेंगे, कौन क्या करेगा, कब करेगा, और जो भी काम करेगा वो कौन से रिसोर्सेज यूज करके करेगा। ठीक है, वेदर फिजिकल रिसोर्सेज यूज करेगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो भी आपके गुड्स होते हैं वो यूज करेगा, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज करेगा, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब है, उधर ह्यूमन रिसोर्सेज जो मतलब है उसका मतलब होता है यहाँ पर जो हम पीपल, लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अभी हमने जैसे बात करी, वो टारगेट जो अचीव करती है, वो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अभी हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर आती है मैनेजर की बात। अभी हमने बात करी कि जो मैनेजर है वो सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, अब जो भी बेसिक जो जॉब होती है ना मैनेजर की, वो क्या होती है कि वो जो भी काम कर रहा है वो इफेक्टिवली काम करे। ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है वो इफेक्टिवली काम करे और एफिशिएंटली काम करे। अब ध्यान दीजिए, जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली है, इसका बहुत डीप मतलब है। आगे हम इसको भी कंटिन्यूटी में बहुत मेन एम उस पर रखेंगे। ठीक है, कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाए। तो जितने भी आपके जो बेसिक मैनेजर्स होते हैं, सबका काम क्या होता है, सबसे पहले वो बेचारे क्या प्लान करते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, या फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, कि ठीक है, कि जो मेरे को टारगेट अचीव करना है उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज अप होने वाले हैं। ठीक, उसके बाद वो उनको यूज करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे। जैसे हमने बात करी कि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिक्रूट का मतलब होता है लोगों को हायर करना। ठीक है, एम्प्लॉयज को हायर करा, फिर हम क्या करते हैं, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, जो आगे का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद जो भी वो एम्प्लॉय आया, अब उसे डायरेक्शंस देके, इंस्ट्रक्शंस देके, या सुपरवाइज करके, या उसको मोटिवेट करके, या उसे कम्युनिकेट कर कर, ठीक है, हम उसको बताएंगे कि काम कैसे किया जाएगा। हम मतलब यहाँ पे मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर उसको बताएगा कि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसे इफेक्टिवली या एफिशिएंटली कैसे अचीव करना है। एट लास्ट उसको ये चेक करना है कि जो प्लान उसने किया था, और जो प्लान उसने जो सोचा था प्लान उसने, और जो एग्जीक्यूट हुआ, क्या वो दोनों सेम है या उनके बीच में कुछ डिविएशंस हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो कैसे कवर अप की जाएंगी। तो यही सारा जो काम होता है, ये एक बेसिक जॉब होती है किसकी, मैनेजर की। तो मैनेजर का एक छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत भारी भरकम काम होता है। हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर्स देती हैं, उस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट उनके मैनेजर्स करते हैं।
जो स्कूल मैनेजमेंट में बैठते हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्कूल भी नहीं चल पाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप ले लो, अगर हम बिल गेट्स की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है, बिल गेट्स की बात करें या किसी की भी बात करें, हर बंदा बिना मैनेजमेंट के कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग को जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग के साथ। ये मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले तो यही जानना है ना कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। सो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये 3 टर्म, जिसके अंदर सबसे पहला टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब यहाँ पे प्रोसेस से मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोसेस से मतलब है सीरीज, ये कह सकते हैं आप स्टेप्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है या सीक्वेंस भी कह सकते हैं आप, कि एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से गेटिंग थिंग्स डन, जिससे काम करवाया जाता है, जिसका मेन एम होता क्या है, काम क्यों करवाया जा रहा है, कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना। जिस काम करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे जो गोल से मतलब है, यहाँ पे गोल से मतलब है टारगेट। ठीक है, टारगेट्स को अचीव कराने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, अब यहाँ पे प्रोसेस मतलब सीक्वेंस कह सकते हो, सीरीज कह सकते हो, स्टेप्स कह सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इजी अगर हम टर्म में बोले, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। हम पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फंक्शंस का मतलब क्या है वो मैं आपको बहुत क्लियर से बताऊंगी क्या है इसका मतलब। So it is a process because it performs series of functions to get the things done। ठीक है, to get the things done। So series of function to get the things, मतलब काम करवाने के लिए जो functions को perform किया जाता है, जिस steps में वो functions perform किए जाते हैं। अब वो functions कौन कौन से हैं हम आगे तो बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे। इवन आपके जो चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स को फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस मतलब एक सीरीज कह सकते हैं आप। ठीक है, जिससे मैनेजमेंट चलती है। अभी हमने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। जैसे मैनेजमेंट, मैंने बताया था कि मैनेजर सबसे पहले क्या करता है? प्लान करता है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बाद हमने बताया था कि वो ऑर्गेनाइज करता है अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपका या ऑर्गेनाइजिंग आपका सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन आता है आपका जिसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। लोगों को रिक्रूट किया था उसने, याद हो आपको, मैंने बताया था कि वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं। स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। फिर हम उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि या सुपरवाइज करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या उन्हें मोटिवेट करते हैं कि काम कैसा होगा। एट लास्ट कंट्रोलिंग, अपने पुराने काम से नए काम को चेक करना, जैसे हमने बताया था डिविएशंस चेक करना। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, आगे हम इनके बारे में बहुत ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपके मैनेजमेंट के 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये था प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब तो पता लग गया कि काम कराना, एक लाइन वाइज एक सीक्वेंस में काम कराना। ठीक है, जिसका काम क्यों करवाया जा रहा है, जिसका मेन एम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। अब अचीव करेंगे कैसे? अचीव करेंगे इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब क्या है? यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब है अचीविंग द गिवन टास्क, या कह सकते हो कि अचीविंग द टारगेट या अचीविंग द गोल ऑन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने टारगेट है, जो भी आपको टारगेट मिला हुआ हो, वो टारगेट टाइमली अचीव हो जाए। ठीक है, सो कभी भी अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमेशा एंड रिजल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस का मेन एम क्या होता है? एट लास्ट प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि जो भी हम टारगेट अचीव कर रहे हैं या जो भी हम गोल अचीव कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, वो टाइमली अचीव हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेन कंसर्न किस पर होता है? एंड रिजल्ट्स पर। एंड रिजल्ट मतलब गोल अचीव होना चाहिए टाइम पर, बस। जैसे घर वालों को होता है ना कि मार्क्स चाहिए, कैसे भी लाके दो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस मार्क्स से मतलब है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके पढ़ो। ऐसे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? गोल अचीव करना टाइमली, दैट इज एट द एंड रिजल्ट। ये कंसर्न करता है खाली सिर्फ किस बात पर? एंड रिजल्ट पर।
ठीक है, तो राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, अचीविंग द गोल एट राइट टाइम, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। क्लियर है? होपफुली क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। आगे बात करते हैं एफिशिएंसी पर। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, कि टास्क जो कर रहे हो आप, जो अभी हमने बताया कि जो भी हम गोल अचीव करने के लिए हम टास्क कर रहे हैं, क्या वो राइट मैनर में हो रहा है? ठीक है, या वो राइट वे में हो रहा है? राइट वे या राइट मैनर का मतलब है कि विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम रिलायबल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, कम से कम कॉस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन कम से कम, मतलब कि हम पैसा तो कम लगाएं और प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो क्या हो, कम से कम हो, और जो भी हमारा आउटपुट आए वो ज्यादा से ज्यादा है। तो मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये पूरा एंड रिजल्ट पर डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कॉस्ट बेनिफिट पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जितनी भी मैं चीजें लिखवा रही हूँ सब कीवर्ड हैं, आप लोग के जो केस स्टडीज है उन्हें सॉल्व करने के लिए यही यूज होने वाली है आगे। ठीक है, तो एक बार छोटा सा पढ़ा देते हैं आपको दोबारा से कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस, गेटिंग थिंग्स डन, कि काम करवाया जा रहा है, एक प्रोसेस में काम करवाया जा रहा है जिसका मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम। ठीक है, एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब होता है with the minimum cost and with the optimum utilization of resources। होपफुली आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जब तक इफेक्टिव नहीं होंगे, इफेक्टिव का मतलब हो गया टाइमली कंप्लीट करना। ठीक है, लेकिन टाइमली कंप्लीट कैसे होगा, जब तक एफिशिएंसी नहीं होगी। एफिशिएंसी भी उतनी ही जरूरी है जितना इफेक्टिवनेस जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो आपको एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए, आपकी मैनेजमेंट चलाने के लिए आपका जो टारगेट है, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब गोल अचीविंग होनी चाहिए आपकी जो मैनेजमेंट हो, और एफिशिएंट होनी चाहिए, दैट इज जो काम करे वो विद मिनिमम कॉस्ट करे एंड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे। होपफुली आप लोग को मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसके बेस पर हम लोग एक छोटी सी केस स्टडी करते हैं। एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस टाइम पूनम गांधी रेफर कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग मिक्सअप करेंगे। ठीक है, बुक आप कोई सी भी यूज कीजिए, बताया था सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई सी भी बुक यूज कीजिए, सब अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं केस स्टडीज के साथ। तो पहली केस स्टडी है हमारी, सो मतलब केस स्टडी नहीं कह सकते आप, छोटे छोटे एमसीक्यूज भी इंक्लूड करे हैं मैंने। ठीक है, सो मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड with the least amount of resources at minimum cost. Identify the two related concept of management। देखिए, आज से केस स्टडी और एमसीक्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको छोटा सा एक कीवर्ड देती हूँ मैं आपको। ठीक है, कीवर्ड नहीं, गुरु मंत्र कह सकते हैं उसे। ठीक है, क्या करना है, जब भी केस स्टडी पढ़नी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमेशा एंड से पढ़नी है। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, पहले तो ये जानो कि आपको करना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा ना कि करना क्या है, तब तक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको यही नहीं पता होगा कि मतलब कि क्वेश्चन में ना टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका वरना। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमें यहाँ पे करना क्या है कि आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, किसके, मैनेजमेंट के कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं केस स्टडी पढ़नी चालू करूंगी। ठीक है, कंसेप्ट, अब मेरा दिमाग किस पर होगा, सिर्फ कंसेप्ट पर होगा। ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये स्टार्टअप कर रहे हैं इसलिए आपको अभी छोटी छोटी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि मैनेजमेंट हैज टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। कि मैनेजमेंट को देखना होता है कि जो टास्क अचीव हो रहे हैं, जो गोल्स अचीव हो रहे हैं, वो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं एट ए मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप बताइए, लीस्ट अमाउंट का मतलब क्या होता है। लीस्ट अमाउंट का मतलब हो गया कम से कम पैसे, जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम से कम पैसों के हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, दैट इज। ठीक है, एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम पैसा लगा हुआ हो। तो कम से कम पैसा और विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब होता है एफिशिएंसी। यही होता है ना इसका मतलब।
उस वर्ड का मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। और टास्क कंप्लीट भी होना चाहिए टाइमली। अब जो टास्क टाइमली कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस, यही बोलते हैं। तो दो कंसेप्ट इसके अंदर जो लग रहे हैं वो कौन से हैं? क्लियरली देखिए, B1 एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर है? तो कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। सबसे छोटे 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 कीवर्ड जो है, जैसे हमारे यहाँ पे कीवर्ड क्या है उसे मैंने अंडरलाइन कर लेते हैं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और गोल्स या टास्क कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज अभी आपने ये जो तीन चीजें ये कहाँ पढ़ी है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर पढ़ी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। सेकंड पर आते हैं। Successful organization do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called, so ये तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस गोल अचीव नहीं करती है, राइट। उसको एक प्रोसेस को चलाना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? किसके बिना नहीं चल सकता कुछ भी? मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकता कुछ भी, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? मैनेजमेंट। होपफुली क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा बड़ा छोटी सी केस स्टडी है ये भी अभी, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू नहीं है ये। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको सबसे पहले नीचे से क्वेश्चन पढ़ना है, निकालना क्या है पहले ये देखो। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? अब पहले मतलब कुल मिला के बात किसके बारे में हो रही है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बात होगी, ऊपर जो भी बात हो रही होगी, ठीक है। आगे गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सीजन, एक फेस्टिवल सीजन था, एबीसी लिमिटेड रिसीव ए न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स। सो मोबाइल फोन्स का 10,000 मोबाइल फोन्स का ऑर्डर मिला किसको? एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। अब मोबाइल फोन्स का ऑर्डर मिला है टू बी डिलीवर्ड इन 10 डेज। 10 डेज के अंदर अंदर हम लोग को ये डिलीवर भी करना था एबीसी लिमिटेड को। फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आप काम नहीं कर पाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नल और वॉइड कंसिडर किया जाएगा। नल और वॉइड का मतलब क्या होता है? नल और वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। नल और वॉइड से मतलब है यहाँ पे इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। टू कंप्लीट दिस, प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन so that the order could be achieved on या delivered on time। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर साहब थे, इन्होंने प्लान किया कि हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब बाहर थर्ड पार्टी को इंक्लूड करना, आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा जो टारगेट है या जो हमें मिला हुआ टारगेट मोबाइल फोन 10,000 मोबाइल फोन, ये टाइमली डिलीवर हो जाए, ठीक है। लेकिन आगे दिक्कत क्या हुआ, ये सब तो हो जाना था, आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%, ये आई दिक्कत। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आउटसोर्सिंग तो हो रही थी, सब कुछ टाइमली अचीव भी हो रहा था, लेकिन जो हमारी आउटसोर्सिंग जो हमने करी, जो प्रोडक्शन मैनेजर साहब थे, इन्होंने जब आउटसोर्सिंग करी तो क्या हुआ कि कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कितने परसेंट से? 30% से। तो आप बताइए अभी तक आपने पढ़ा कि क्या क्या हुआ, सोचिए जल्दी जल्दी से। सो क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हुआ? क्या प्रोडक्शन मैनेजर ने जो सोचा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों चीज थी? देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या था? एफिशिएंसी का मतलब था कि with minimum cost and with optimum utilization of resources। so यहाँ पर हम मिनिमम कॉस्ट वाला कंसेप्ट तो भूल ही जाएं, क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो एफिशिएंसी तो हो गई फेल, ये तो हो गई फेल, ठीक है। बात करते हैं किस पर? इफेक्टिवली। तो डिलीवर ऑन टाइम, तो देखो जब आउटसोर्स कर रहे थे तो काम डिलीवरी तो उन्हें बोला कि मेरे को 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए, तो इफेक्टिवनेस तो था, मतलब टाइमली तो हुआ, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर था वो डिलीवर हुआ था टाइम पर, इन द सेंस इफेक्टिवनेस तो प्रोडक्शन मैनेजर की थी, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्ड ड्यूटी इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली, ठीक है। इफेक्टिवली तो उसने काम किया लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं हुआ। क्लियर है होपफुली आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, बी पार्ट पर आ जाते हैं। ये था आपका ए पार्ट, बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट के अंदर था गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। तो अभी तो हमने बहुत डीपली पढ़ा, तो ये तो बहुत आसान हो गया। इफेक्टिव
और एफिशिएंसी के बीच के दो डिफरेंस बताने हैं। आप चाहो तो पहले डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है, डूइंग द टास्क ऑन या अचीविंग द गोल ऑन टाइम, ठीक है, अचीविंग द गोल, कोई से भी तो बता दो, बहुत सारे, तीन है ना, तीन से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। अचीविंग द गोल ऑन टाइम, और यहाँ पे डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क in a right way, with minimum cost, and optimum utilization of resources. राइट right. आगे हम एक और डिफरेंस की, क्योंकि दो डिफरेंस पूछे हैं, एक और डिफरेंस की बात करते हैं। सो ये एंड रिजल्ट्स पर बताया था कि एंड रिजल्ट्स पर कंसर्न करते हैं, ठीक है, और जो हमारी एफिशिएंसी है ये किस पर काम करते हैं, ये कॉस्ट बेनिफिट पर काम करते हैं। सो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर काम किया जाता है। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। सो देखिए केस स्टडी हम लोगों ने कैसे करी अभी, कि छोटी छोटी केस स्टडी ली, केस स्टडी के कीवर्ड, क्योंकि आपने कीवर्ड बहुत अच्छे से पढ़े, कीवर्ड आप अच्छे से पढ़ रहे हो तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे। ये छोटी छोटी है, ऐसी बड़ी बड़ी भी होंगी, लेकिन आसान हो जाएंगे अगर आपको एक एक वर्ड बहुत क्लियर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो एबीसी लिमिटेड है, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टारगेट, सेट द टारगेट ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। तो एबीसी लिमिटेड है हमारी। अब इस एबीसी लिमिटेड ने एक टारगेट सेट करा, इसको टारगेट प्रोडक्शन मिला हुआ है कि 100 गारमेंट इनको पर मंथ बनाने हैं, ठीक है, 100 गारमेंट है, एंड कॉस्ट ऑफ गारमेंट आपकी 200 पर गारमेंट होगी, एक गारमेंट 200 का। तो मोहन नाम का एक वर्कर है, हु वर्कड डबल शिफ्ट, बंदा ने डबल शिफ्ट काम करा, किसने, मोहन ने, एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट। तो 150 करने कितने थे, 100, काम कितना किया, 150, बंदे ने बहुत काम किया क्योंकि डबल शिफ्ट काम किया। बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230, यहाँ मात खा गए भाई साहब, ठीक है। अब 230 पर गारमेंट, अब 230 इन द सेंस क्या इंक्रीज हो गया, या आपका जो चीज थी, मेन चीज क्या थी, मेन चीज अभी वो तो हमने देखी नहीं, नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि एंड मोहन एंड व्हाट आर दे लैकिंग। सो क्या क्वालिटी है रवि और मोहन की, और क्या लैक कर रहे हैं वो लोग। सेकंड में हमें निकालना है कि व्हाट आर द क्वालिटी पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, और थर्ड में हमें निकालना है कि विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रवि मोहन की, हमें क्वालिटी भी देखनी है और लैक भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन की बात करते हैं। तो मोहन ने 150 गारमेंट मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि इसने डबल शिफ्ट करी, मतलब बनाया तो ज्यादा, ठीक है, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर गारमेंट। तो पैसा इंक्रीज हो गया, इन द सेंस क्या गड़बड़ हो गई, एफिशिएंसी तो रही नहीं, इफेक्टिवनेस तो थी क्योंकि ज्यादा काम किया, लेकिन एफिशिएंसी बिगड़ गई। सो व्हाट इज द क्वालिटी पोजेस्ड, अभी हम बात करेंगे आगे। ऑन द अदर हैंड रवि, another worker focused on the cost and handled the resources very carefully. So इस जो रवि नाम का बंदा था, इसने किस पर फोकस किया, इसने फोकस किया कॉस्ट पर, ठीक है, इन द सेंस एफिशिएंसी पर, ठीक है, और इसने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली हैंडल किया। लेकिन ही मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट्स। सो जो रवि था, इसने 90 गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करे, टारगेट से भी कम, बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190 पर गारमेंट। इन द सेंस एफिशिएंसी अच्छी थी, इफेक्टिवनेस बिगड़ गई। सो थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस, तो थर्ड वर्कर आए, इन्होंने मेंटेन करा बैलेंस एंड अचीव द टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। सो करना चाहिए क्या था, हमें चाहिए भी 100 गारमेंट थे, चाहिए भी 200 रुपए के थे, तो दोनों चीज कौन कर रहा था अचीव, थर्ड वर्कर अचीव कर रहा था, राइट। सो पहला पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर ए। सो व्हाट आर द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि। सो पहले क्वालिटी की बात करते हैं। सो रवि की और मोहन की क्वालिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग से मोहन की बात करते हैं। तो क्वालिटी मोहन की क्या थी, तो मोहन की क्वालिटी थी कि मोहन ने 150 गारमेंट बनाए थे, बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट, ठीक है। इन द सेंस मोहन क्या था, मोहन इफेक्टिवली काम कर रहा था, लेकिन लैक क्या कर रहा था मोहन, मोहन ने लैक किया था क्या, एफिशिएंसी।
क्यों करी थी लैक एफिशिएंसी? क्योंकि मतलब जो कॉस्ट हमने सेट करी थी, टारगेट था 200 का, मोहन ने करा 230 पर, सो एफिशिएंसी लैक हो गई। बात करते हैं किसकी क्वालिटी की? रवि की क्वालिटी की। तो रवि की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है कि रवि ने 190 पर गारमेंट पे काम किया है। ठीक है, इन द सेंस रवि की क्वालिटी थी कि रवि एफिशिएंटली काम कर रहा था, कॉस्ट पर ध्यान दे रहा था। ठीक है, लेकिन रवि क्या लैकनेस क्या थी? क्या लैक कर गया रवि? रवि लैक कर गया अपनी इफेक्टिवनेस। राइट, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। अब बी पार्ट के अंदर व्हाट आर द क्वालिटी पॉजेस्ड बाय थर्ड वर्कर? सो थर्ड वर्कर इज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ये तो आपको भी पता लग रहा होगा, 100 गारमेंट है, वही चाहिए थे, 200 पर गारमेंट था, वही चाहिए था। ठीक है, तो जो थर्ड वर्कर साहब हैं वो कौन है? उन्होंने काम किया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तो प्राइज ले जाएंगे बेस्ट एम्प्लॉय का। थर्ड आता है विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट? सो ऑब्वियस, जो प्राइज लेके जाएगा। सो प्राइज लेके कौन जाएगा? थर्ड वर्कर। होपफुली आप लोगों को ये 3 पार्ट जो हमने अभी पढ़े, जिसका नाम था प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी के बेस पर हमने अभी 4 क्वेश्चंस करे, जिसके अंदर छोटे छोटे केस स्टडीज थी। ठीक है, ये आप कह सकते हो 2 एमसीक्यू और 2 केस स्टडी थी। स्टार्टअप करते हैं आगे, जिसका नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझ लेना तो आगे तक के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोलते हैं, कुछ बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता हो उनके लिए भी बता दे रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारी पहली है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, आप लोग को अगर हम पैरा में पढ़ाते तो दिक्कत होती है, आपको पॉइंट कर दिए, ये सब कीवर्ड है, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जब भी। ठीक है, सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट को? तो मैनेजमेंट हमेशा जो अचीव करता है ना, या मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है, हमेशा एक ही एम होता है। क्या होता है मैनेजमेंट का एक ही एम? वो एक ही एम का नाम क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यही तो होता है। सो मैनेजमेंट का मेन जो एम होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, यही तो मेन एम हुआ। मेन एम क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसको? मैनेजर को। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है विच इज टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देखिए, ऑलरेडी स्पेसिफाइड क्यों बोला? क्योंकि पहले तो प्लान किया होगा ना आपने। ठीक है, या और आप मतलब टारगेट भी सेट किया होगा कि मुझे अचीव क्या करना है, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ available resources, in the sense optimum utilization of resources, ये कह सकते हो efficiently एक छोटे टर्म में। ठीक है, सो गोल ओरिएंटेड क्यों कहा गया जाता है मैनेजमेंट को? क्योंकि मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है, दूसरी बात, अब ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना मतलब यही तो उसका एंड रिजल्ट हुआ, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। एक ही मेन फोकस होता है इसका, मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है? एंड रिजल्ट्स को अचीव करना। ठीक है, अब एंड रिजल्ट्स को कैसे अचीव किया जाता है? इट यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल्स। मतलब सबकी मेहनत को, सबके एफर्ट्स को, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल जो है उनकी मेहनत को एक साथ यूनाइट किया जाता है। यूनाइट का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा करा जाता है। ठीक है, उनके एफर्ट्स को, और जिसका मेन टारगेट क्या होता है, क्यों किया जाता है? सबका मेन काम एक ही है, क्या? गोल को अचीव करना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस का मेन एम क्या होता है? उन फंक्शंस का मेन एम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, यही तो सबका मेन एम हुआ। ठीक है, तो हमारे जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिन सबका मेन एम एक ही होता है और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। होपफुली आप लोग को पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड आते हैं परवेसिव। परवेसिव क्या मतलब क्या होता है? अब देखिए परवेसिव, कभी भी आपको परवेसिव वर्ड मिल जाए, वेदर अभी या फिर आपको परवेसिव का मतलब आगे भी किसी चैप्टर में मिल जाए, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। हमेशा ध्यान रखना, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह लागू किया जाता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोला जाता है? मैनेजमेंट को परवेसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक ही जगह चलती है, ऐसा ऐसा नहीं है, स्कूल में चलती है, हॉस्पिटल्स में भी चलती है, कंपनीज में चलती है, ऑर्गेनाइजेशंस में चलती है, ठीक है, और चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल फर्म हो चाहे एनजीओ हो, ठीक है, चाहे कितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, ठीक है, या बहुत अलग अलग लेवल्स हो। लेवल का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, 3 तरीके के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट अपना रोल अदा करता है, ठीक है। सो परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह लागू होता है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, चाहे बड़ी चाहे छोटी, चाहे प्रॉफिटेबल चाहे नॉन प्रॉफिटेबल, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मिडिल डिपार्टमेंट हो, चाहे अपर डिपार्टमेंट हो, चाहे लोअर डिपार्टमेंट हो, और हर लेवल पर। होपफुली आप लोग को परवेसिव का मतलब क्लियर होगा। थर्ड फंक्शन पर आते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे ये जो मल्टी डायमेंशनल है इसका मतलब क्या होता है? देखिए मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि जो भी मैनेजमेंट का काम होता है ये कभी भी सिंगल एक्टिविटी पर नहीं चलता, बस ये आगे सिंगल मतलब मेन एक ही एक्टिविटी पे नहीं चलता, काफी एक्टिविटी पे चलता है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मल्टीफेसेट। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मल्टीफेसेट। मल्टीफेसेट का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ एक जगह पे ध्यान नहीं देता, 3-4 जगह पे ध्यान देता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट डजंट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही काम नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट मल्टीफेसेट होता है या मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है? जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जैसे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। होता क्या है इसके अंदर? सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये तो हमें पता लग गया, काम क्यों करती है? गोल को अचीव करने के लिए। इनका मेन एम क्या होता है? एम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसा अचीव करना है ये भी पता है आपको, इफेक्टिवली अचीव करना है एंड एफिशिएंटली, मतलब गोल को अचीव करना है टाइमली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, यही तो मतलब होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क से मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, दे आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क, उनको कुछ ना कुछ टास्क या गोल दिया हुआ होता है जिसका मेन एम, ठीक है, जिसका मेन एम जो है वो टाइमली एकम्प्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है, विद मिनिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड कॉस्ट, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट है वो अपना जो टास्क है, जो अपना काम है या अपना जो टारगेट है उसे एकम्प्लिश करे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल पर। यहाँ पे पीपल से मतलब क्या है? यहाँ पीपल से मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। पीपल से मतलब क्या है? पीपल से मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। बिना पीपल के या बिना लोगों के तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं की जा सकती, ठीक है। और मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट हैज टू गेट द टास्क अकम्प्लिश थ्रू पीपल, लोगों से ही तो काम करवा के टास्क कंप्लीट हो सकता है, लेकिन काम कैसे? उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके, और जो भी उनकी वीकनेस है उसे एरेलेवेंट, एरेलेवेंट इन द सेंस उसको वीकनेस उसके आगे आने ही मत दो, उसको मोटिवेट करते रहो, ठीक है। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोडक्शन साइकिल। अब यहाँ प्रोडक्शन साइकिल से मतलब क्या है? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब हो गया जैसे मैं इनपुट खरीदूं कुछ, मतलब कोई भी आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है, और उस गुड्स को परचेज करके उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? सेमी फिनिश्ड में, ठीक है। सेमी फिनिश के बाद उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? फिनिश्ड के अंदर। तो एक प्रोडक्शन साइकिल जो चलती रहे,
और ये कंसर्न होता है किस किस का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब दोनों लोगों से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। सो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, एक ये पढ़ा हमने, एक पढ़ा मैनेजमेंट परवेसिव होता है, एक पढ़ा हमने मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। होपफुली आप लोग को अभी तक की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मल्टी फेसेट। मैनेजमेंट 3 एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फोर्थ फंक्शन पर आते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? देखिए, मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग का मतलब क्या होता है? जो चलता रहे। ठीक है, हमने जैसे बात करी थी कि इसके अंदर सीरीज ऑफ फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब सीरीज ऑफ फंक्शन से मतलब क्या है? फंक्शन हमने बात करी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, तो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ऑनगोइंग मतलब जो हमेशा चलता रहे। ये नहीं कि हमने जब फर्म स्टार्ट करी तो फंक्शन मैनेजमेंट लगाया लेकिन उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको, नेवर एंडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट्स फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। ठीक है, थोड़ा हिंदी पे कम जाना मेरी, थोड़ा बिगड़ा हुआ है साहब। So the process of management continues still, continues till an organization exists for attaining its objective. तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब सीरीज, वो तब तक कंटिन्यूस रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ना पहुंच जाए, अपने टारगेट पे, अपने ऑब्जेक्टिव पर, अपने गोल पर ना पहुंच जाए। ठीक है, सो मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी फंक्शंस हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमेशा चलते रहते हैं बिना रुके। ठीक है, कभी नहीं रुकते, इसलिए ऑनगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली फंक्शन करता है, और इसको एक नेवर एंडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। मतलब हर एक मैनेजरियल एक्टिविटी, या कह सकते हैं हर एक मैनेजमेंट फंक्शन में हमारा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए, ग्रुप एक्टिविटी से मतलब क्या है? ग्रुप एक्टिविटी से मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे ग्रुप से मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रुप से मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, या ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। सो लोग जो मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे हुए हैं, ठीक है, एक ग्रुप उनका। देखो, एक इंडिविजुअल बंदा कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक मैनेजमेंट का, अगर हम एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो बिना टीम वर्क के एक अकेला बंदा कभी कोई एफर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिना टीम के या बिना ग्रुप ऑफ पीपल के मैनेजमेंट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। राइट, सो इट ऑलवेज रेफर्स टू द ग्रुप एफर्ट। हमेशा ग्रुप एफर्ट पर ही ध्यान रखा जाता है, नॉट एंड नॉट द एफर्ट ऑफ वन पर्सन। इन द सेंस, एक सिंगल बंदा कभी कुछ नहीं उखाड़ेगा। ठीक है, जब करेंगे ग्रुप में काम करेंगे, किसमें? एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी भी बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा किसमें काम कर सकती है? ग्रुप में काम कर सकती है। और जितना काम आपका ग्रुप, आपका डिपार्टमेंट अच्छे से कर सकता है, उतना आप अकेले कभी नहीं कर सकते। ठीक है, होपफुली आप लोग को अब तक के 5 फंक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हम आगे इसकी भी केस स्टडी करेंगे, छोटी छोटी सी। आगे आते हैं हम अपने 6th पॉइंट पर, जिसका नाम है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब होता क्या है? देखिए, जो मैं छोटे छोटे वर्ड्स बता रही हूँ, ये आपको आगे तक के चैप्टर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, यही कीवर्ड्स हैं जिससे आप आगे फतेह हासिल कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक की। डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब होता है चेंज। ठीक है, सो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। देखिए, चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं।
है ना। अगर चेंजेस को आपने टाइमली अडेप्ट नहीं करा, ठीक है, या उनको सिचुएशंस को नहीं समझा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हम अपने रिसेंटली बात करें, आपने सुना होगा कि एटलस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एटलस की, वो बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि चेंजेस चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी तो चलो लॉकडाउन है इसलिए बंद है, लेकिन क्या दिक्कत है कि आगे अगर चेंजेस नहीं लेकर आ पाती, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंजेस नहीं लेकर आ पाती है, तो उसको एट लास्ट नुकसान ही उठाना पड़ता है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं पिज्जा हट का, ठीक है। सो पिज्जा हट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू। सो मेन्यू के अंदर अपने बहुत सारे मेजर चेंजेस करते रहते हैं टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। अगर आप कभी इंटरनेशनल सुनेंगे तो कभी हमारे वाले मेन्यू नहीं होते उनके अंदर, ठीक है। कभी भी हमारे वाले मेन्यू नहीं होते, सब जगह मेन्यू अलग अलग होते हैं। इवन ये लोग अपने मेन्यूज में चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। कभी सैंडविच वाला कुछ ऐड कर देते हैं, कभी रोटी स्टाइल कुछ ऐड कर देते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐड अप करते ही रहते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा इवन पिज्जा हट के पूरे मेन्यू के बारे में, ठीक है। सो जब तक आप एक, हम कुल मिला के कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चेंज है, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से टाइमली अडेप्ट, जो चेंजेस है उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। इट हैज टू मेक चेंजेस इन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी एक्टिविटीज में हमें चेंजेस लेकर आने ही पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, अगर वो चेंजेस नहीं आ पाएंगे, तो हम उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर सरवाइव करना है तो हमें चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। होपफुली आप लोग को चेंजेस क्लियर होंगे, ठीक है। जितने भी ये चेंजेस हैं, ये डायनामिक नेचर आपको क्लियर होगा मैनेजमेंट का। आगे बात करते हैं इनटेंजिबल पर, और ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये लास्ट फीचर है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फंक्शन भी है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर एक फीचर है, उसको इंटेंजिबल भी बोला जाता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन, ठीक है, जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, लेकिन हम उसके प्रेजेंस को मतलब फील कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस आप कह सकते हो, बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट and whether the peoples are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the work environment. In the sense हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने एंड रिजल्ट पर देख सकते हैं। अगर हमारी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया है, लोग मोटिवेटेड रहे हैं, हमारा टारगेट बिल्कुल सेट था, ठीक है, और जो हम चाहते थे वो अकॉर्डिंगली वैसा काम हुआ, ठीक है, तो हम इन द सेंस हमने गोल अचीव कर लिया है। जब गोल अचीव कर लिया, तो हम इंटेंजिबिलिटी को कैसे फील कर सकते हैं? सिर्फ उसको महसूस कर सकते, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते। देख तो नहीं सकते हैं ना मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट छू नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। कैसे मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है? अगर हमने एट एट द लास्ट, या फिर आप कह सकते हो कि एट द लास्ट ऑफ द, आपने जो गोल आपने अचीव करा, आपके जितने जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो वेल मोटिवेटेड है या नहीं है, ऑर्डिनरली काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, विदाउट एनी क्योर्स काम हो रहा है नहीं हो रहा, वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। सो होपफुली आप लोग को हमारे जितने हम लोगों ने अभी फीचर्स, 7 फीचर्स पढ़े, वो क्लियर होंगे। तो पहला फीचर हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था गोल ओरिएंटेड। सेकंड फीचर हमने पढ़ा था क्या? परवेसिव नेचर होता है। थर्ड फीचर हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिफ्थ हमने पढ़ा ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ हमने पढ़ा इसे इट इज अ डायनामिक फंक्शन। एंड सेवेंथ और लास्ट हमने पढ़ा इंटेंजिबल। तो ये हमारे 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। अब इसी से रिलेटेड हम छोटी सी केस स्टडीज और एमसीक्यूज करते हैं। तो स्टार्टअप करते हैं केस स्टडी और एमसीक्यू के साथ। तो सबसे पहले हमारी केस स्टडी, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। सो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट माने गए हैं, ठीक है। Despite all the development in the technology, getting work done from the people is still a major task of manager. तो बेशक बहुत डेवलपमेंट हो गया हमारी टेक्नोलॉजी में, फिर भी लोगों से काम कराना ये मेजर टास्क होता है मैनेजर का।
ठीक है, मतलब आज भी मैनेजर का बहुत बड़ा टास्क होता है लोगों से काम करवाना, वरना लोगों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। सो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लास्ट से पढ़ती तो मुझे इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, क्लियरली पता लग रहा ना पढ़ के, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट पे दिमाग लगाना, इन द सेंस मुझे बाकी किसी फीचर पे सोचना ही नहीं था। मैं तो कौन सा डायमेंशन, 3 डायमेंशन होते हैं हमने पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ा था, किसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, थर्ड में पढ़ा था। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल को ही ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता है, यही ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं, राइट। होपफुली क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। सेकंड पर आते हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट हमेशा किसके लिए काम करता है, एंड रिजल्ट्स, ये हमने 10 बार पढ़ लिया अब तक, जिसका मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। तो जितनी भी मैनेजर अपनी एक्टिविटीज करता है उसका मेन फोकस एक ही होता है, जिसका मेन फोकस क्या होता है, एंड रिजल्ट को देखना। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो इस पे आता है, फीचर्स नहीं, फीचर होना चाहिए, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। सो मल्टी डायमेंशनल है, नहीं मल्टी डायमेंशन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का भी यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा ऐसा, इंटेंजिबिलिटी के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं। सो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, क्योंकि सबका मेन रिजल्ट या एंड रिजल्ट क्या होता है, गोल अचीव करना। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। चलते अपने थर्ड केस स्टडी पर। इस प्लानिंग is planning, organizing, staffing, directing, and controlling applied in organization such as school, club, restaurant, hospitals, etc. If yes, which characteristic of management does it signifies? Explain that characteristic. So इन्होंने बोला कि planning, organizing, staffing, directing, controlling applied in organization. तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये फीचर्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं, स्कूल्स में, क्लब में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में एक्सेट्रा। ठीक है, अगर करे जाते हैं तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सिग्निफाई हो रहा है और उस कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो आपको पता लग रहा है हर जगह पर जो चीज अप्लाई होती है, हर जगह पर यूनिवर्सल वर्ड आ रहा है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव, सोचिए जल्दी से, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो हर जगह लगता है, जल्दी जल्दी से थोड़ा दिमाग के घोड़े चलाइए, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हर जगह चलता है, वो है परवेसिव, राइट। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। सो चाहे स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो, सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी या मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या एट ऑल द डिपार्टमेंट, ये कह सकते हैं इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बट बिग स्मॉल प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, हर जगह जो अप्लाई करी जाती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पर। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स by making their strength effective and their weakness irrelevant। ये हमने लाइन अभी पढ़ी थी, identify the dimension of management। so ऐसा टास्क लोगों का, people work towards achieving the organization goal by making their strength effective, किसकी strength को effective बनाना होता है और किसकी weakness को irrelevant consider किया जाता है। कौन सा dimension है management का, management of people, right ना। सो यही लोग, इनके बिना काम नहीं हो सकता, तो ग्रेटेस्ट एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, आते अपने फिफ्थ पॉइंट पर या फिफ्थ केस स्टडी पर। हमारी फिफ्थ केस स्टडी जिसका नाम है डोमिनोज पिज्जा। सब पिज्जा पिज्जा की क्यों बात हो रही है, डोमिनोज पिज्जा की इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ पिज्जा इन इट्स मेन्यू। अभी हमने बात करी थी किसकी, पिज्जा हट वालों की, अब बात कर रहे हैं डोमिनोज वालों की। ठीक है, सो पिज्जा नई नई वैरायटी के पिज्जा अपने मेन्यू में एड अप करते रहते हैं। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड इन दिस, एक्सप्लेन एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले तो आप देखिए, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना कि इसके अंदर क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा कौन सी है, तो पहले एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे करके, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपकी अप्लाई हो रही है, न्यू वैरायटी चेंजेस किसके अंदर आने चाहिए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। सो डायनामिक नेचर,
ये फीचर एक्सप्लेन हो रहा है इसके अंदर। सो डायनामिक फीचर एक्सप्लेन हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि डायनामिक नेचर होना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं लेकर आ पाते तो अपने गोल्स में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, अगर चेंजेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लेकर आ पाएंगे, ठीक है, अडेप्ट नहीं करेंगे, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इसके अलावा कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी सारी हमने पढ़ ली, परवेसिव पढ़ ली, गोल ओरिएंटेड पढ़ ली, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी पढ़ ली, इंटेंजिबल पढ़ लिया, मल्टी डायमेंशनल पढ़ लिया, ठीक है, बस ये वाली छोड़ देना डायनेमिक, क्योंकि ये तो वैसी है ना क्वेश्चन में। इनको छोड़ के जितनी भी है, आप उसमें से कोई सी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोगों ने आज अपना स्टार्टिंग पोर्शन इन द सेंस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने थोड़ा सा कवर अप किया है, ठीक है। उसके छोटे छोटे केस स्टडी करे हैं, उसके कीवर्ड्स जाने हैं। होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, केस स्टडी समझ में आई होगी। आप लोग यहाँ तक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग अपना टॉपिक कवर अप करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो आगे के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि आपके 2 या 3 टॉपिक कवर अप हो जाए। उसके अंदर भी हम यही करेंगे। जब तक अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।